नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुद्रम मिसाइल की तरफ से। अब इनिशियली जब डीआरडीओ की तरफ से रुद्रम 1 मिसाइल को डेवलप किया गया था, तब उसका नाम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रखा गया था। बाद में इसको रुद्रम का नाम दिया गया था। तो इसको खास करके एक एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसे दुश्मन की रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। लेकिन बाद में इसकी अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया गया, जिसमें इसकी एयर टू सरफेस वेरिएंट को भी बनाया जाने लगा है, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकते हैं। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इस मिसाइल की करीब 1400 यूनिट को ऑर्डर किया जा चुका है, जिसको रुद्रम 1 मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस कहा जा सकता है, क्योंकि अब से इनको इंडियन एयरफोर्स की स्टैंडर्ड एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि पहले की रशियन ऑरिजिन एंटी रेडिएशन मिसाइल को रिप्लेस करने वाला है। इसी के साथ ही अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी सेम रुद्रम सीरीज की एक नेवल वेरिएंट को भी डेवलप करने वाले हैं, जिसको खास करके हमारे कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए डेवलप किया जाएगा और इनको मैरीटाइम टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर भी ये दुश्मन के रडार को ही टारगेट करने वाले हैं, फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन इस बार इनको मूविंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि किसी भी शिप की मेन रडार को या उसकी पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल कर सकता है। जिससे होगा ये कि उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस कम्प्लीटली जीरो होने वाला है, यानी कि अगर उसके बाद उसके ऊपर कोई मिसाइल को या एंटीशिप मिसाइल को फायर किया जाता है, तो उसे डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना उस शिप के लिए नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि बिना रडार के वो कोई भी इनकमिंग टारगेट को ट्रैक नहीं कर सकते और बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के यानी कि डाटा लिंक के जरिए भी वो थ्रेट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में काउंटर मेजर लॉन्च कर पाना असंभव होने वाला है और बिना रडार के वैसे ही कोई भी मिसाइल को या क्लोज रेंज के वेपन्स को भी फायर नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन की वॉरशिप भले ही कितने ताकतवर हो जाए, लेकिन अगर एक बार रुद्रम की नेवल वेरिएंट उसको हिट कर जाए, तो उसके बाद उस शिप को कोई भी सेकंड स्ट्राइक से बचा नहीं सकता। और ये चाइना के लिहाज से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही गेम चेंजिंग वेपन साबित होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी जी ने मीडिया को बताया कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स के लिए अगर सबसे बड़ी चिंता करने की बात कोई है तो वो लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होने वाली है। और वर्तमान की हालात में हम कुछ भी कर ले, लेकिन हम कभी भी अपनी 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को 2040 से पहले अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका एक मेन कारण ये कि वर्तमान भले हम नए फाइटर जेट को अभी धीरे धीरे इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारी पुराने फाइटर जेट धीरे धीरे रिटायर होने लगे हैं। तो हम जितने भी नए फाइटर स्क्वाड्रन को अभी अपने सर्विस में शामिल करते जा रहे हैं, ठीक उतने ही स्क्वाड्रन को धीरे धीरे रिटायर भी कर रहे हैं। और ऊपर से अभी हमारे पास 42 स्क्वाड्रन के बदले बस 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। तो वर्तमान की हालात में अगर देखा जाए तो तेजस MK1 है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में खरीदे जाने वाले फाइटर, और तेजस MK2 के ऑर्डर को भी मिलाकर भी हम 2035 के आसपास करीब 35 स्क्वाड्रन को मैनेज कर पाएंगे। फर्क इतना होगा कि 2030 के बाद हमारे पास जो स्क्वाड्रन मौजूद रहेंगे उसमें मैक्सिमम मॉडर्न फाइटर जेट मौजूद रहेंगे, जबकि वर्तमान हमारे पास काफी सारे ओल्ड जनरेशन की एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की चीफ को एक और सवाल किया गया था कि अगर हम अभी तेजस MK1 और तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं, तो क्या हमको आगे चल के फॉरेन मेड फाइटर जेट को अपने सर्विस में शामिल करने की वाकई में जरूरत पड़ेगी, या क्या हमको सच में अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका जवाब देते उन्होंने बताया था कि वर्तमान की हालात में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदे जाने वाले फाइटर जेट्स हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, जिनको हमारे डोमेस्टिक फाइटर जेट अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसका मेन कारण हमारी फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक फाइटर जेट को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए जाएंगे तो हमारी रिड्यूस हो रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को हम कभी मेकअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीपल सोर्सेज से एक ही टाइम पर मल्टीपल एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सेम टाइम हम ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल कर पाएंगे। मतलब एक ही टाइम पर हम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हम जल्दी जल्दी करके नए एयरक्राफ्ट को सर्विस में शामिल कर पाएंगे। और इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2040 के आसपास भी अपने सुखोई को भी रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है। तो इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2040 तक तो हम अपनी 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे हम तेजस MK2 को इंडक्ट करें, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदे जाने वाले नए फाइटर जेट को इंडक्ट करें या फिर MK को इंडक्ट करें, हम कभी भी
42 स्क्वाड्रन को मैच नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके है और अभी हम रफाल में लगने वाली एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। रफाल की बात करें तो जब से भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया था तो उसके बाद से ही कई देशों की तरफ से रफाल को खरीदने की कोशिश की गई है और कई देशों की तरफ से इसको खरीदा भी गया है और अभी भी भारत की तरफ से इसे अपनी नेवल टेंडर में और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदा जा सकता है, यानी कि चांसेस अभी बने हुए हैं। साथ ही वर्तमान हमारे पास पहले से 36 रफाल मौजूद है। अभी बात तो आप सभी जानते हैं कि रफाल को ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि इससे हम कोई भी तरीके का मिशन को कर सकते हैं और इसमें अच्छे खासे स्टैंड अप मिसाइल भी मौजूद है जो कि काफी लंबी दूरी से स्ट्राइक भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि इससे हम न्यूक्लियर पेलोड को भी डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक रफाल में एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद नहीं था, तो अभी इसी वजह से फ्रांस की तरफ से रफाल में एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया और इस मिसाइल को अभी रफाल की सभी मेजर ऑपरेटर्स को भी ऑफर किया जाने वाला है। अब ऐसे में तो इनिशियली जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला था उसको रफाल की F5 वेरिएंट के साथ ही लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसको रफाल की F3R वेरिएंट से ऊपर की वेरिएंट्स में इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिस वजह से जो भी रफाल के एग्जिस्टिंग ऑपरेटर हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे भी आगे चल के इनको बैच में अपग्रेड किया जा सकता है, यानी कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के रफाल को भी F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। वैसे अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत को रफाल की F4 स्टैंडर्ड की वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है और इसी के साथ ही अभी 2 नए वेपन्स को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें माइका NG एयर टू एयर VVR मिसाइल और सेगम एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाला है, जिसका वेट करीब 1000 kg के आसपास होने वाली और इसको एक प्रिसिजन स्ट्राइक करने वाला मिसाइल कहा जा सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, और ब्रह्मोस मिसाइल को लेके आज एक तरीके से इनडायरेक्ट अच्छी खबर होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जब इनिशियली ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया था तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित था, क्योंकि भारत तब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप का हिस्सा नहीं था और इसी वजह से जानबूझकर ब्रह्मोस की रेंज को लिमिटेड रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बाद जब से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप में शामिल किया गया था तो उसके बाद से भारत की तरफ से या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस की रेंज को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी इसको ऑफिशियली 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा चुका है। लेकिन अभी एक ऐसा हिंट मिला है जिससे ऐसा लगता है कि शायद अभी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को आगे चल के 1000 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। आप सब सोच सकते हैं कि ब्रह्मोस, जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक गिना जाता है, उसकी रेंज अगर 1000 किलोमीटर के आसपास हो जाए तो ये कितनी तबाही मचा सकता है। और आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल दरअसल रशिया और भारत के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, जिसमें इनिशियली ब्रह्मोस मिसाइल का जो कॉन्सेप्ट था और डिजाइन था उसको रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल से डिराइव किया गया था। और देखा जाए तो शेप और डायमेंशन के मामले में ये दोनों लगभग आइडेंटिकल हैं, लेकिन स्पीड और लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी में या फिर एक्यूरेसी के मामले में ब्रह्मोस P-800 मिसाइल के मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया जाता है। अब ऐसे में अभी पता चला है कि रशिया की तरफ से अभी अपनी P-800 सीरीज की मिसाइल की रेंज को इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें वो इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक इंक्रीज करने वाले हैं, जो कि एक डायरेक्ट हिंट है कि आगे चल के ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को सेम स्टैंडर्ड में इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे भी पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया जा चुका था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को आगे चल के 800 किलोमीटर तक इंक्रीज करने वाले, पर अभी अगर जिस मिसाइल को बेस करके ब्रह्मोस को डिराइव किया गया था उसकी रेंज को अगर 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है तो आगे चल के सेम मिसाइल की मॉडर्नाइज वेरिएंट को यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करने में शायद ही कोई परेशानी होने वाली है। और अगर ऐसा किया गया तो ये ब्रह्मोस को और भी घातक मिसाइल बनाने वाला है और साथ ही इसके बाद पूरे इंडियन ओशन रीजन में भारत आसानी से अपनी डोमिनेशन को बनाए रख सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।